हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हिंदी का, वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वही प्रैक्टिस सेट हमने कल 37 तक देख लिए थे। उसके आगे का हम लोग आज करेंगे। कल नहीं हो पाया क्योंकि आयुष आ गए थे, मतलब आयुष मेरा बेटा है छोटा सा, वो आ गया था, उस वजह से नहीं हो पाया। तो आज हम लोग देखेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन 38 से करना था हम लोगों को। तो इसमें दिया गया है कि उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो उन्मूलन मतलब होता है काटना या किसी चीज़ का विनाश करना। रोपण का मतलब होता है लगाना या किसी चीज़ का निर्माण करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। निमूलन का अगर विलोम शब्द पूछा गया होता है, निमूलन का उन्मीलन होता है। क्या होता है? उन्मीलन। निमूलन है, उन्मूलन है, और यहाँ क्या होगा? निमीलन का उन्मीलन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन भ्रमर और भौरा। तो भ्रमर मिस तो भौरा होता है, लेकिन भंवर मिस सहेली नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आदि और आदि, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है और चौथा, ये तो लिखा एक ही जैसे, बस केवल मात्रा का अंतर है। तो इसमें हम अगर यहाँ अली है, यहाँ अली दिया गया है, अली है, तो अली मीन्स नहीं, भंवरा नहीं होता है। ठीक, अली मीन्स मतलब अगर छुट्टी की मात्रा है वहाँ पर, तो वहाँ भंवरा होगा, और आली मीन्स सहेली होता है। अली और आली, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो अगर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटना, तो हम सबसे अच्छा तरीका जो हमारा छांटने का ये है कि हम क्या करें, जो भी शब्द दिया गया हो उसका वाक्य प्रयोग कर लें। इससे क्या होता है कि हमारे जो आंसर होते हैं तुरंत निकल आता है। जैसे बनावट है, मान लीजिए कोई बढ़ई जो कोई दरवाज़ा बना रहा है, उसमें नक्काशी कर रहा है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, जो इस दरवाजे की बनावट बहुत अच्छी है, मतलब ये बनावट शब्द जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। छाता अगर हम देखते तो छाता बहुत अच्छा है, छाता बहुत बड़ा है। ठीक, सूर्य जो है बहुत लाल है। अमरूद बहुत मीठा है। तो ये जो तीनों शब्द हैं, सूर्य, छाता और अमरूद, सूर्य, छाता, अमरूद, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें पूछा गया पुल्लिंग शब्द नहीं पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अभी वाक्य प्रयोग करके हम लोग देखें, तुरंत समझ में भी आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि हाँ, हमारा क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व हो गया। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे ऐसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले, तो क्या करें, आप लोग वाक्य प्रयोग करके आप देख लिया करें कि कौन सा शब्द, मतलब वाक्य प्रयोग करके जब देखेंगे तो पता चल जाएगा हाँ स्त्रीलिंग आ रहा है या पुल्लिंग आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं गलत होने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये भी वाक्य प्रयोग करके हम देख सकते हैं। जैसे वस्तु है तो वस्तुओं हो जाएगा इसका, बहुत सारी वस्तुएं या वस्तुओं। ठीक, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमेशा बहुवचन में प्रयोग पूछा जा रहा है। माताओं बहनों हो जाएगा, भाइयों बहनों हो जाएगा। लेकिन अक्षर जो है ये हमेशा बहुवचन में पूछा जाता है। अगर वर्णमाला में आप देखिए, हिंदी वर्णमाला में तो कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर हैं। तो इसी तरह जो अक्षर होता है ये होता लिखा तो ऐसे ही गया है नॉर्मल, ऐसा देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये एक वचन है, लेकिन ये प्रयोग जो होता है अगर देखा जाए तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा शब्द नहीं है। तो पुरुषवाचक की बात करें हम, तो पुरुषवाचक को 3 भाग में बांटा गया। एक कौन कौन से? एक हमारा है प्रथम पुरुष, नहीं, हाँ देखते हैं, एक हमारा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें जो अन्य पुरुष है वो क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 42 जो है, क्वेश्चन नंबर 42, इसको हम लोग दोबारा देखते हैं। पूछा गया पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके जो भेद हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रथम पुरुष जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है?
उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द क्या है, तो यहाँ उस शब्द जो है गुणवाचक, ये तो इसकी गुण नहीं बता रहा है। जो उस है ये ग्रंथ की विशेषता तो बता नहीं रहा है, तो उसकी गुण ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ये गलत है। परिणामवाचक, ये भी परिणाम भी नहीं बता रहा। संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक भी नहीं, तो इसका क्या होगा, संकेतवाचक होगा, क्योंकि वहाँ संकेत बताया जा रहा है ना कि हाँ उस ग्रंथ में कितने पृष्ठ है, 500 पृष्ठ है। अगर ये पूछा जाता कि कौन सी ग्रंथ है या कोई ग्रंथ का ग्रंथ केवल है, तो ये तो हमारा जातिवाचक में आ गया। अगर कोई ग्रंथ का नाम दिया होता जैसे रामायण या महाभारत, तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाता। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 44, निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए। पहला है सूर्य निकल रहा है, दूसरा चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, तीसरा है यात्री बस से गिर पड़ा और बालक चल दिया। तो निश्चय बोधक वाक्य की अगर हम लोग पहचान करें तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यात्री बस से गिर पड़ा। अगर यहाँ पर आप देखिए सूर्य निकल रहा है, यहाँ निश्चय का बोध नहीं हो रहा, फिर निकल रहा, निकला तो है नहीं। चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, ये भी नहीं होगा। बस चल, ये भी नहीं होगा। यात्री बस से गिर पड़ा, ये हमारा क्या होगा, निश्चय बोधक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तात्कालिक वर्तमान क्या है, तात्कालिक वर्तमान वाक्य है। पहला ऑप्शन है राजेश गाता है, दूसरा राधा सो रही है, तीसरा मोहन गाता होगा और चौथा ट्रेन आती हो तो दौड़ो। ठीक, तो तात्कालिक वर्तमान जो है वो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, सही होगा। तात्कालिक वर्तमान मतलब कोई ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन अभी तत्काल पूरे होने की उसकी संभावना हो। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हम लोग। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है सुनने का विषय, जानने का विषय, बोलने का विषय और समझने का विषय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, बोलने का विषय है। वाच्य क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। कौन सा शब्द संस्कृत का उपसर्ग नहीं। अगर हम संस्कृत और हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो हिंदी में जो होते हैं 12 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में 22 होते हैं। तो उसमें 12 और उसमें 22। ठीक, तो संस्कृत की अगर हम उपसर्ग की बात करें तो इसमें जो कुल शब्द दिया गया है ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है और बाकी संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, तो अच्छा हमारा मूल शब्द है, तो अच्छा आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तल्लीन का शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का तव धन लीन, तल धन लीन, ततः धन लीन और तत धन लीन। तो तल्लीन का जो हमारा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ये जो संधि है वो किस संधि का ये संधि विच्छेद पूछा गया, तो ये व्यंजन संधि का है। ठीक, व्यंजन संधि इसमें दिया गया। अब हम लोग पहचान कैसे किए, पहचान इस प्रकार करेंगे कि जो ये लगा हुआ है तत् धन लीन, अगर आधा मतलब जो पहला व्यंजन हो, पहला वर्ण जो हो वो स्वर या व्यंजन हो, मतलब पहला अगर वर्ण दिया गया है प्लस के पहले वाले जो होता है वो व्यंजन हो, उसके बाद वाला स्वर चाहे व्यंजन हो, कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये जो ये दिया गया है, ये ठीक, आधा मतलब ले, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन शब्द है, क्योंकि इसमें ये स्वर रहित है। ठीक, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी तव तल ततः भी हो सकता है, ततः, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूल एक उसमें है कि अगर जो ता है ला है वो किसमें, यारा ला किसमें बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा। ठीक, ये संधि विच्छेद वाले चैप्टर में है, तो इसलिए उसमें हम लोग इसको जानेंगे। यथारुचि में समास है, यथारुचि में समास है। यथारुचि में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगर बहुब्रीहि समास की बात करें हम, तो जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास की बात करें जो दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। और इस अगर अव्ययीभाव की पहचान की हम बात करें तो आगे उपसर्ग दिया गया होगा
जैसे रसोई घर, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब दिए गए होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, जिसमें आगे उपसर्ग लगा हुआ है, आप लोग तुरंत पहचान जाइए उसे कि हाँ ये अव्ययभाव का समास है। ठीक। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का, जब पूर्ण विराम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई वाक्य पूरा हो जाता है। तब जब कोई वाक्य हम बोल रहे हैं या लिख रहे हो तो जब पूरा हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर आप लोग मुहावरा चाहते हैं तो मुहावरे की वीडियो मैंने पहले ही कम से कम 200 नहीं लेकिन 100 या 150 मुहावरे मैंने 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर दी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक। और प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवा दी है, जो जितने भी मुहावरे करवाए थे उसके प्रैक्टिस सेट भी करवा दी है। देखना चाहते हैं आप लोग तो उसे देख सकते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकरण है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उषा सुनहरे तीर बरसाती मतलब कि यहाँ जो मतलब निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव से की जा रही है, क्योंकि उषा में जान तो है नहीं। उषा मतलब जो सूर्य की किरणें सुबह सुबह निकलती हैं वही। तो यहाँ पर निर्जीव की तुलना सजीव से की जा रही है। तो यहाँ पर मानवीकरण होगा। क्यों मानवीकरण होगा, क्योंकि मानवीकरण में निर्जीव वस्तुओं की तुलना सजीवों से की जाती है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। वैशाली की नगरवधि नामक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इला चंद्र जोशी और यशपाल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। वैशाली के जो नगर वधु वो चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। वैशाली की नगर वधु जो उपन्यास है इसकी जो रचना है, किसकी रचना है ये, चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना, बच्चों का मनोरंजन करना, भाषा कौशल का विकास करना, बच्चों को गृह कार्य देना। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, मनोरंजन का विषय भी गलत है, गृह कार्य देना। तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य दिया जाता है भाषा कौशल का विकास करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। भाषा के आधारभूत कौशल क्या है। भाषा के आधारभूत कौशल क्या है। तो बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद में क्या करेगा, बोलेगा, पहले पढ़ेगा फिर लिखेगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पहले सुनेगा, जो सुनेगा वो बोलेगा, फिर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या करेगा, लिखेगा। ठीक। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे बेहतर है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे बेहतर है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है अनुवाद विधि और चौथा है पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो निगमन विधि है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि पहले इसमें नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। अगर आगमन विधि की बात करें हम, तो आगमन विधि में क्या होता है कि पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद में रूल बताया जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। आगमन विधि जो है व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ सामग्री का चयन करते समय कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है। व्याकरणिक अभ्यास, रंगीन मनोरंजक चित्र, सरस और भाषा कौशल पोषण करने वाली रचनाएं, कविताओं की अधिकता। तो इसका जो इस आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा, सरस, ऑप्शन नंबर सी, सरस और भाषा कौशलों का पोषण करने वाली रचनाएं होनी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चों को व्याकरण सिखाना, पाठ को भली भांति समझाना, स्वयं पाठ के सही एवं शुद्ध उच्चारण करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चे को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? संभवतः आज बारिश होगी, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य सफल हो जाओगे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, आप बाहर बैठिए। ठीक, तो अगर हम इसमें बात करें कि आज्ञा संकेतवाचक, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी बी, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, अगर ये देखा है पहला ऑप्शन देखिए कि संभवतः आज बारिश होगी, तो ये हमारा संदेहवाचक है, क्योंकि यह संदेह किया जा रहा है कि हाँ हो सकता है बारिश हो या कुछ भी। और अगर ईश्वर तुम्हें सफलता दे तो ये तो हमारा इच्छावाचक हो गया। और आप बाहर बैठिए, मतलब किसी कोई आपके यहाँ आपसे मिलने आया, आप क्या कहेंगे? कुछ काम करें, आप बैठिए, बाहर बैठिए, अभी हम आ रहे हैं, तो आप आज्ञा ही तो दे रहे हैं उसको कि हाँ बैठिए, हम अभी आ रहे हैं, तो ये हमारा आज्ञावाचक हो गया। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था यहीं तक था, और हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है वो अच्छा लग रहा होगा, मतलब प्रैक्टिस सेट करने में अच्छा लग रहा होगा। जैसे क्वेश्चन बन रहे होंगे आप लोगों को, और जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को समझाती हूँ वो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जो अगली क्लास हमारी होगी वो CDP की होगी, क्योंकि हमने कल भी CDP के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए थे। तो हम लोग अगले जो हमारे वीडियो होगी वो CDP के प्रैक्टिस सेट की होगी। और हम लोग कल से या आज शाम से ही इसका EVS का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब मान लीजिए आज 17 तारीख है, तो आप 1 महीना मान लीजिए, क्या 1 महीना है, अभी 1-2 दिन क्या है, कुछ नहीं है, 1 महीना आपका एग्ज़ाम बचा। तो 1 महीने हम लोग क्या करेंगे? केवल प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आप लोग प्रैक्टिस करें उसे प्लीज़ लिख लिया करें, मतलब कोड भाषा में लिख लिया करें, बहुत ज़्यादा आपको एक नोट बनाने की ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का ऐसे लिख लिया करें। तो इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक रहेगी अगर आप लोग लिख लेंगे उसके बारे में, तो आप लोगों के दिमाग में वो टॉपिक बैठ जाएगी, और कहीं उस टॉपिक में से कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर ले, आप लोगों को तुरंत उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब मेरा एग्ज़ाम जब था तो मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, और मेरा जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से बन गए थे। उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही थी, तो तब भी मेरे जो मतलब चारों जो एग्ज़ाम थे एक ही बार में क्लियर हो गए थे। तो इसी प्रकार इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ें या प्रैक्टिस सेट लगाएं उसे कोड भाषा में या थोड़ा सा ऐसे लिख लिया करें कि हाँ ये इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अब अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।